Good morning, students. I think I am audible and my screen is visible to you. Is it okay? Should I start my lecture? Yes, ma'am. बच्चे इतने दिनों में welcome back for the analog class. I think I pray to God that everybody should be safe and happy at your place. आप लोग को एनालॉग सर्किट्स का कुछ याद है? सब भूल गए हैं? Just take a quick recap. डिजाइनिंग स्टेप से बता दीजिए थोड़ा। अच्छा, मैं एक बार जल्दी से थोड़ा सा रिकैप ही कर रही हूँ पूरा। हम लास्ट टॉपिक जो कर रहे थे दैट इज़ फिल्टर्स। ठीक है, फिल्टर्स में हमने 4 टाइप के हमने फिल्टर्स पढ़ने वाले हैं। लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर और बैंड रिजेक्ट फिल्टर। ठीक है, अभी हमने जो है और यहाँ पर एक कंडीशन हमने पढ़ी थी जो कि ऑर्डर बताता है। ऑर्डर में हमने बताया जितना ऑर्डर होता है उतने ही आरसी पेयर्स हम लगाते हैं। तो अभी हमने जो स्टडी कर लिया है वो हमने फर्स्ट ऑर्डर स्टडी किया है लो पास का और हाई पास का, प्लस हमने इसका एक डिज़ाइनिंग प्रॉब्लम देखी है कि हम अपने फर्स्ट ऑर्डर के लो पास फिल्टर को और हाई पास फिल्टर को कैसे डिज़ाइन करेंगे। राइट, अभी जो बच्चा बोल रहे हैं कि अगर उनको डिज़ाइनिंग में कुछ प्रॉब्लम है तो लेट वेट्स, क्योंकि अभी हम जब मैं सेकंड ऑर्डर बताऊंगी तो सेकंड ऑर्डर में भी डिज़ाइनिंग जो है होगी और इन दोनों के जो स्टेप्स हैं दीज आर कॉमन, सो डोंट वरी, ये दोनों स्टेप ऑलमोस्ट सेम है। तो अभी जब मैं सेकंड ऑर्डर की डिज़ाइनिंग कराऊंगी तो वहाँ से आपको फर्स्ट ऑर्डर की डिज़ाइनिंग भी क्लियर हो जाएगी, और अगर वहाँ पर भी क्लियर नहीं होती है तो आप मुझसे दोबारा से पूछ लीजिएगा। ठीक है बच्चे, तो लास्ट क्लास में हम जो पढ़ रहे थे वो सेकंड ऑर्डर का फ़िल्टर पढ़ रहे थे। सेकंड ऑर्डर का फ़िल्टर का मतलब है कितने आरसी पेयर होंगे इसमें? दो 2 आरसी पेयर्स होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर किससे बना रहे हैं? ओपैम्प की हेल्प से बना रहे हैं, और ओपैम्प के साथ यहाँ पर हम अपना सर्किट लगा रहे हैं। जनरल एक्सप्रेशन मैं बना रही थी उसके लिए एक, दिस इज अ जनरल डेरिवेशन और सेकेंड ऑर्डर। यहाँ पे ये हमारा ओपैम्प है, ये +15 -15, दिस इज़ माई आउटपुट, दिस इज़ माई इन्वर्टिंग टर्मिनल, दिस इज़ माई पॉजिटिव टर्मिनल। ऑन इन्वर्टिंग टर्मिनल यहाँ पर एज सेम टू सेम वो फीडबैक रहेगा ही रहेगा जिसको मैंने RF का नाम दिया है। ठीक है, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस रहेगा जिसको R का नाम दिया है, और एक्चुअली यहाँ पर हमारे 2 पेयर जो हैं वो अटैच होंगे। यहाँ पर ये ग्राउंड है और यहाँ पर ये वाला जो इम्पिडेंस है ये इसके फीडबैक में कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये जो है ये टर्मिनल ग्राउंड है और यहाँ से आप अपना इनपुट सिग्नल दे रहे हैं जिसको आपको फिल्टर आउट करना है। ठीक है, और इन रेजिस्टेंसेस की वैल्यू सॉरी, इनको रेजिस्टेंस हमें नहीं पता कि क्या होगा, तो यहाँ पर मैंने इसको माना है ये Z1 है, ये मेरा Z2 है, ये Z3 है, ये Z4 है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो नोड वोल्टेज है दीज आर V1 और ये वाली नोड वोल्टेज V2। भाई किसी का माइक ऑन है बच्चे, इसको म्यूट कर लो। ठीक है, V1, V2, Z1, Z2, Z3, Z4 ये हमारे इम्पिडेंसेस होंगे। Z1, Z2, Z3, Z4 की जो वैल्यूज़ होगी वो डिपेंड करेगी कि आप कौन सा फ़िल्टर ले रहे हैं। Z1, Z2, Z3, Z4 की जो वैल्यू होगी डिपेंड करेगा कि आप कौन सा फ़िल्टर यूज़ कर रहे हैं। टाइप ऑफ फिल्टर। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर कुछ करंट की इक्वेशंस ली थी। यहाँ पे हमने कुछ करंट एज्यूम करे थे, लेट ये I1 करंट है, ये I3 करंट है, यहाँ पर एक I2 करंट है, यहाँ पर एक I4 करंट है, यहाँ पर एक I5 करंट है।
यहाँ एक I6 करंट है। ये सारे करंट्स की मैंने यहाँ पर KCL लगाए थे। KCL अगर मैं यहाँ पर नोड्स को भी नाम दे देती हूँ ताकि आपको आसानी रहे। दिस इज नोड 1, नोड 2 और नोड 3। आई होप इट इज़ विजिबल। जो ग्रीन कलर से मैंने लिखा है, अभी सर्कल बनाए हैं, दीज आर माई नोड, जिस पर मैं क्या लगाने वाली हूँ, KCL लगाने वाली हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं नोड 1 पर अपना KCL लगाती हूँ तो क्या बनती है इक्वेशन करंट की, I6 इज इक्वल टू I5, ठीक है। और अगर मैं नोड किस पे लगाती हूँ, नोड 2 पर लगाती हूँ तो I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, ठीक है। और अगर नोड 3 पे लगाती हूँ तो क्या बनता है, नोड 3 पे बताओ क्या बनेगा, एनीबडी, what will be the value of KCL or KCL equation at node 3? बताओ जल्दी। हाँ जी, कोई सुन रहा है मेरी बात? आई एम ऑडिबल? I2 is equals to I2 is equal to I3 plus I4. I2 is equal to I3 प्लस I4। क्यों बच्चे? I3 तो इस वाली डायरेक्शन का करंट है। आप इस वाली नोड पे देखो, इस नोड I2 इक्वल टू I4 होगा मैम। हाँ जी, अच्छा I- अच्छा, सॉरी मैम, उधर का है। हाँ I2 is equal to I4 होगा। I4 होगा क्योंकि हमारा जो वो पैम्प है इसके अंदर कोई करंट नहीं जाता है, तो जितना भी करंट I2 करंट आएगा वो सारा का सारा करंट Yes, Z4 ma'am. इम्पीडेंस में चला मैं जाएगा। तो गलती से कोई बात नहीं बच्चे, ठीक है, आपको क्लियर है ये चीज़। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इन करंट्स की सारी की वैल्यूज रख देंगे। I1 करंट की वैल्यू बताओ मुझे क्या है सबसे पहले। I1 इज इक्वल टू V इन माइनस V1 अपॉन Z1। थोड़ा सा मैं ऊपर कर देती हूँ। I2 करंट की वैल्यू बताओ। I2 करंट की वैल्यू हो गई V1 माइनस V2 upon Z2. वेरी गुड Z2। और I3 करंट की वैल्यू क्या हो गई, V1 minus V0 upon Z3. वेरी गुड, सॉरी हाँ Z3। और I4 करंट की वैल्यू क्या हो गई, V2 by Z4. V2 माइनस 0 अपॉन Z4। और I5 करंट की वैल्यू क्या हो गई, I5 की वैल्यू बताओ जल्दी से। I5 और I6 6 करंट है ना, V2 minus V0 upon RF बिल्कुल सही, I5 बिल्कुल सही बच्चे। V2 और माइनस upon R I6 की। और ये हो जाएगी 0 माइनस V2 अपॉन R, ठीक है। ये सारी करंट अगर आपको समझ में आ गई है, ये नोड आपको समझ में आ गए हैं, तो बस आपको क्या करना है, यहाँ आप इन इक्वेशंस में इन करंट की वैल्यूज़ को वोल्टेज की टर्म्स में रखेंगे। और वोल्टेज की टर्म्स में जब आप रखेंगे तो आपके पास, जब आप पहली इक्वेशन में रखेंगे, पहली नोड इक्वेशन में रखेंगे, जिसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, ठीक है। जब आप इक्वेशन 1 में ये I6 की और I5 की वैल्यू को पुट कर देंगे तो आपके पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगा जो कि होगा V0 इज इक्वल टू AF इंटू V2, वेयर AF जो होगा वो किसके इक्वल है, इट इज़ अ फीडबैक गेन 1 प्लस RF बाय R1 के इक्वल, ठीक है। और जब आप अपनी I2 और I3 की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन, आप इसे घर पे खुद सॉल्व करेंगे, मैंने पहले भी बताया है बच्चे, आप इस चीज़ को घर पर सॉल्व करिए एक एक स्टेप। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, नोट्स में भी गिवन है, और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको इसको दोबारा से भी करवा दूँगी। जब आप इक्वेशन 3 में ये सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपके पास V1 और V2 की वैल्यूज़ आ जाएंगी जो कि होंगी V1 इज इक्वल टू Z2 ओवर
Z4 इंटू V2। और अगर आप ये V2 की वैल्यू इस वाली इक्वेशन से, जो कि इक्वेशन 4 है, वहाँ से उठा के पुट कर देंगे। ये सब चीज़ मैंने पहले भी बताई थी आपको। उस दिन इक्वेशन 4 को आप यहाँ पर पुट कर देंगे 5 में, तो आपके पास V1 की जो वैल्यू आएगी वो V0 की टर्म्स में आ जाएगी, जो कि इक्वल होगी Z2 ओवर Z4 इंटू V0 बाय A। ठीक है। थर्डली, जब आप इक्वेशन 2 में इसको पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में जब आप इसको पुट करेंगे तो आपके पास पूरा एक एक्सप्रेशन बन जाएगा, जिसमें कि आपके पास, आपको क्या निकालना है, आपको V0 ओवर V इन की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। जब आप ये सारी वैल्यूज़ KCL लगाकर ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे और V1 V2 की वैल्यूज़ भी पुट कर देंगे, तो आपके पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। दिस एक्सप्रेशन इज़ वेरी बिग, V0 इज इक्वल टू V इन। इस इक्वेशन को आपको याद कर लेना है, मैं बताती हूँ इसको कैसे याद करना है। Z1 Z2 Z1 Z3 सॉरी Z1 Z2 प्लस Z3 Z4 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3 प्लस 1 माइनस AF इंटू Z1 Z2। ये आपकी जो है टर्म बनेगी। यहाँ पे चेक कर लीजिए, अगर किसी बच्चे ने इसको सॉल्व करा है तो पहले, किसी बच्चे ने पहले इसको सॉल्व करा है तो प्लीज़ चेक इट। मैंने और ये एक्सप्रेशन पहले भी कराया था जब क्लास स्टार्ट कराई थी। ये रही एक्सप्रेशन। मैम फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के लिए दोनों में सेम ही आएगा क्या ये एक्सप्रेशन V0 बाय V? बच्चे कैसे सेम आ सकता है? फर्स्ट ऑर्डर के लिए यहाँ पर 4 इम्पीडेंसेस थोड़ी होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर में तो सिर्फ एक RC पेयर होता है, सेकंड ऑर्डर में 2 RC पेयर होते हैं। यस मैम, सही आया है ये सही आया है, वेरी गुड। ठीक है बच्चे, देखो ये जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, देखो ये फर्स्ट ऑर्डर का फिल्टर है। फर्स्ट ऑर्डर में केवल Z1 Z2 दिखा सकते हो आप, ठीक है। लेकिन ये जब आप सेकंड ऑर्डर के लिए बात कर रहे हो तो यहाँ पर 4 हो जाते हैं। RC पेयर जो है ज़्यादा है बच्चे, तो आप ऐसे नहीं कर सकते, ये अलग अलग हैं। ठीक है, इज इट ओके? यहाँ पे मैंने कलरफुल पेन से पहले भी कराया था, एक इस इक्वेशन को सॉल्व करना भी बताया था कि यहाँ से इसको वैल्यूज़ को उठा के रखना है और फाइनली आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है। ये एक्सप्रेशन जो है इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और ये एक्सप्रेशन ऐसा भी नहीं है कि आप इसको याद ना कर सकें। याद तो अगर आपने कर भी लिया, चलो आपने यार इसको याद कर लिया, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि कौन सी वैल्यू Z3 है, कौन सी वैल्यू Z4 है। अगर आपने Z3 Z4 की पोजीशन को चेंज कर दिया तो आपका जो एक्सप्रेशन है वो आपका सही नहीं आएगा। तो प्लीज़ बी केयरफुल कि Z3 Z4 क्या है, या Z3 Z4 की लोकेशन क्या है। तो मैंने यहाँ पर Z1 पहले वाला लिया है, फिर Z2 लिया है, फिर Z3 और फिर Z4। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे एक सेकेंड ऑर्डर फिल्टर की जनरल इक्वेशन है। लेकिन यही याद रखना कि ये जो हम ऑर्डर वाली बात कर रहे हैं, ये सिर्फ अभी हम लो पास और हाई पास के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पर बैंड पास और बैंड रिजेक्ट की मैंने कोई बात अभी तक नहीं शुरू करी है, तो प्लीज़ डोंट कंफ्यूज। हम अभी जो ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं या जो आपके सिलेबस में ऑर्डर्स हैं, दैट इज़ ओनली फॉर लो पास एंड हाई पास, नॉट फॉर द बैंड पास एंड बैंड रिजेक्ट फिल्टर। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर के फिल्टर के लिए ये एक जनरल इक्वेशन है। आपको पता है कि फिल्टर जो है हम यहाँ पर 2 टाइप के करने वाले हैं, एक तो क्या लो पास, एक हम करने वाले हैं क्या हाई पास। ठीक है, और ये कौन से ऑर्डर है, ये हमारा सेकंड ऑर्डर, इसको ऐसे लिखते हैं सेकंड ऑर्डर लो पास फिल्टर है। ये क्या है, सेकंड ऑर्डर हाई पास फिल्टर।
जैसे कि आपको नाम से पता है कि सेकेंड ऑर्डर आते के साथ ही यहाँ पर 2 आरसी पेयर हो जाने हैं, तो इनकी लोकेशन, और ये मैं एक कंपैरेटिव हमेशा ये समझाने के लिए बताती हूँ कि सर्किट क्या चेंज हो जाएगा सर्किट में। तो सर्किट में जो चेंज होगा वो मैं आपको बताती हूँ। जो माइनस प्लस, प्लस 15 माइनस 15, ये रेजिस्टेंस और ये आरएफ वाला पोर्शन तो एज इट इज लगा रहेगा, इसमें तो कोई चेंज होना नहीं है कभी भी, ठीक है। ये चाहे फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है, ये हमेशा आएगा ही आएगा। कहानी ये जो प्लस है, प्लस वाले टर्मिनल पे पोजीशन चेंज हो रही है। तो यहाँ पर क्या था, एक Z1 था, फिर यहाँ पर क्या है Z2 है, सॉरी ये Z3 है, यहाँ पर एक Z2 है, और यहाँ पर एक, और ये वाला जो टर्मिनल है ये यहाँ पे कनेक्टेड है। मैं इसको रेड पेन से दिखा रही हूँ। ये मैंने लो पास बनाया है। लो पास बनाने के लिए पहले मैंने आपको बताया था क्या आता है, पहले R आता है, यहाँ पे एक R आ जाएगा, फिर क्या आएगा, C आएगा इधर, फिर एक R आएगा, और फिर एक क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ से ऐसे कनेक्टेड है, और यहाँ से आप क्या दे रहे हो, इनपुट दे रहे हो। दिस इज R। अगर आप इसको R ले रहे हो तो इसको R1 मान लीजिए, R1 C1 R2 C2, ये भी मान सकते हैं आप चाहें तो इनके इम्पिडेंसेस के हिसाब से इसकी वैल्यू को मान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने क्या था, यहाँ पर Z1 था तो इसको R1 मान लिया, यहाँ पे Z2 था तो इसको R2 मान लिया, यहाँ पर Z3 था तो इसको आप C3 भी मान सकते हैं, यहाँ पे Z4 था तो आप इसको C4 भी मान सकते हैं। इज इट ओके? अब आप मुझे बताइए कि हाई पास में क्या चेंज हो जाएगा। बताइए हाई पास में क्या चेंज होगा। यहाँ से इनपुट सिग्नल आएगा, यहाँ से सॉरी मैम आर मैम और जिस सी की तरीके से हमने पोजीशन R1 और R2 को कनेक्ट किया है उसी तरीके से हम यहाँ पे C1 और C2 को कनेक्ट करेंगे, और C3 और C4 जिस तरीके से कनेक्टेड है उस पोजीशन पे हम रेजिस्टेंसेस लगाएंगे। हाँ बिल्कुल सही है। हम क्या करेंगे, इनकी पोजीशन को चेंज कर देंगे। यहाँ पर ये C हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ पर ये C हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब ये आपकी मर्जी है, आप इसका नाम क्या से लेना चाहते हैं। आप इसका नाम C1 C2 R3 R4 लेना चाहते हैं, या फिर अगर आपने R1 इस ऊपर वाले को ले लिया है तो आप यहाँ पे R1 दोबारा से नहीं ले सकते हैं। आपकी जो मर्जी है, जो नोटेशंस हैं आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। मैंने जो नोटेशन यूज़ करी है यहाँ पर, वो मैंने ऐसे यूज़ करी है कि मैंने ऊपर वाले जो हैं उनको RF और R की टर्म्स में रिप्रेजेंट किया है, और नीचे वाले जो हैं उनको उनके इम्पिडेंसेस की टर्म्स में रिप्रेजेंट करा है। जैसे कि Z4 है, इसका मतलब क्या है, वो C4 है। Z3 है, इसका मतलब क्या है, C3 है लो पास के लिए। ऐसे ही अगर मैं हाई पास के लिए बात करूं, अगर मुझे Z3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो क्या होगी, R3 होगी। इज इट ओके? अलग अलग बुक में अलग अलग जगह आपको अलग अलग नाम से मिल सकता है, लेकिन जो जनरल कंसेप्ट है या प्रिंसिपल है वो सेम है। आई होप देयर विल बी नो प्रॉब्लम। समझ में आ गया है? फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर कैसा होता था, फर्स्ट ऑर्डर में सिंपल एक आरसी पेयर होता था, ठीक है। और जो ये हमारा सेकंड ऑर्डर है, यहाँ पर हमारे दो आरसी पेयर हैं, बस उनकी जो पोजीशंस है वो आपकी क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि भाई ये तो हमने एक जनरल एक्सप्रेशन निकाला ऊपर वाला, अब हमने एक लो पास फिल्टर भी देख लिया। अब हम क्या करेंगे, इस में Z1 Z2 Z3 Z4 की वैल्यूज को पुट कर देंगे। लेकिन ये याद रखेंगे कि जब भी आपका कोई कैपेसिटेंस होता है या इंडक्टेंस होता है तो आपको पता है एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट या एक रिएक्टिव कंपोनेंट जो है आपके इम्पिडेंस में ऐड हो जाता है। तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए वी विल यूजिंग द एस डोमेन और द लाप्लास डोमेन। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पर Z1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1,
Z2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R2। Z3 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताना जरा मुझे, और Z4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेल मी, बताइए मुझे क्या हो जाएगी। Z3 की वैल्यू क्या होगी बच्चे, मैम 1/C3 इंटू एस। वेरी गुड। क्या नाम है बच्चे आपका, सत्यम सिंह। सत्यम, वेरी गुड। इट इज़ 1/C3S, क्योंकि जो कैपेसिटेंस होता है अगर हमें उसका इम्पिडेंस दिखाना है एस डोमेन में तो 1/CS हो जाता है, और अगर आपको इंडक्टेंस के लिए अगर आप बात करें तो वो LS हो जाता है। तो यहाँ पर कोई इंडक्टेंस हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। और Z4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/C4S। ठीक है, S हमारा लाप्लास डोमेन है जिसको हम S इज इक्वल टू J ओमेगा पुट करेंगे बाद में एक्सप्रेशन में। और अगर मैं हाई पास के लिए बात करूं तो हाई पास के लिए Z1 की वैल्यू आप बताइए क्या हो जाएगी, Z1 की वैल्यू हो जाएगी 1/C1S, 1/C2S, और Z3 की वैल्यू हो जाएगी R3, Z4 की वैल्यू क्या हो जाएगी R4। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये Z1, Z3, Z4 की जो वैल्यूज़ हैं इनको आपको जनरल इक्वेशन में पुट करना है। पुट दीज वैल्यूज इनटू जर्नल सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर भी आपको सेम करना है, इन सारी वैल्यूज को जो है जनरल ऑर्डर इक्वेशन में पुट करना है। जनरल सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन। ठीक है, मैं भी आपको लो पास के लिए करके दिखा देती हूँ, हाई पास के लिए आप कोशिश करेंगे खुद करने की। आप यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। आप चाहें तो आप मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं। V0/V in की वैल्यू को आप पुट करेंगे जो हमारी होती है AF Z3 Z4। मैं बार बार लिख रही हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 plus Z1 Z4 1 minus AF, where AF stands for Z2 Z3 plus Z3 Z4। आप ये इक्वेशन में सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। AF Z3 ZF क्या है 1/C3S, और Z4 क्या है 1/C4S। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है दोनों। ये आप का डिनोमिनेटर का साइन आ गया। Z1 क्या है आपका R1 R2, Z1 क्या है R1, और ये क्या हो गया C3S प्लस R1 C4S इंटू 1 माइनस AF प्लस R2 C3S, और यहाँ पर हो जाएगा 1/C3S इंटू C4S। ठीक है, आप क्या करेंगे, ये C3 C4S यहाँ पे नीचे जो है डिनोमिनेटर में सबको क्या कर लेंगे, इसका कॉमन ले लेंगे। AF C3 C4S स्क्वायर मैंने यहाँ पर दिखा दिया है, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस टर्म में इसका सबका एक एलसीएम ले लेंगे। C3 C4S स्क्वायर आप पूरा का पूरा इसको कॉमन ले लीजिए, और फिर यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पर क्या आ जाएगा R1 R2 C3 C4S स्क्वायर। चलो नेक्स्ट वाली टर्म बताओ मुझे क्या आएगी, एनीबडी, साक्षी बताएगा कोई मुझे, राहुल, ऋषभ, ऋषित, रिया, रोहन। यस मैम। हाँ रिया बोल रही है बच्चे। यस मैम। रिया बताओ सेकंड टर्म क्या आएगी,
मैम सेकंड टर्म आएगी C4R1S। हाँ, R1C4S, ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी बच्चे? R1 R1 1 minus AF 1 minus AF, C3S। very C3S. Then मैम C4R2 R2 C4S। C4S. Then मैम 1 plus 1. 1। अब क्या होगा? ये वाली टर्म इस वाली टर्म से कट जाएगी, ये न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है दोनों के। तो आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा? AF आप बेसिकली क्या करेंगे, इस इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे अभी तो मैं इसको ऐसे ही लिख देती हूँ, AF R1 R2 C3 C4 S स्क्वायर प्लस R1 C4S प्लस R1 C3 1 माइनस AF इंटू S प्लस R2 C4S प्लस 1। अब आप क्या करेंगे, इसको जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। फॉर दैट यू नीड टू डिवाइड दिस एक्सप्रेशन बाय द डिनोमिनेटर एज वेल एज बाय द न्यूमरेटर। तो आपके पास जो टर्म आएगी वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी AF अपॉन R1 R2 C3 C4, और यहाँ पर जो टर्म बचेगी वो बचेगी कुछ S स्क्वायर वाली आपकी यहाँ पर टर्म बच जाएगी, S स्क्वायर प्लस ये सारे S जो हैं आप यहाँ से इसको कॉमन ले लेंगे, ये बन जाएगी R1 C4 प्लस R1 1 माइनस AF इंटू C3 प्लस R2 C4 अपॉन R1 R2 C3 C4, और ये इन सब के साथ एक S आ जाएगा प्लस 1 अपॉन R1 R2 C3 C4। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? बेसिकली हमने इसको एक इक्वेशन में, एक ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया, जहाँ पे एस स्क्वायर जो है उसका जो कोफिशिएंट है 1 है। आपको याद होगा, अगर आप अपने सिग्नल सिस्टम या फिर आपने अपने नेटवर्क्स में करा होगा, तो आप इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये मेरी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, और मैं जो मेरी सेकेंड ऑर्डर की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है फॉर लो पास, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? अब मैं वहाँ से इसे सीधा सीधा कंपेयर कर दूंगी। स्टैंडर्ड फॉर्म जो लो पास फिल्टर के लिए होती है वो है V0 बाय Vin इज इक्वल टू AF इंटू ओमेगा सी। ओमेगा सी इज योर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, S स्क्वायर प्लस अल्फा ओमेगा सी S प्लस ओमेगा सी स्क्वायर। तो आपके पास स्टैंडर्ड टर्म है। अब आप मुझे बताओ कि ओमेगा सी की वैल्यू क्या होगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ओमेगा सी? 1 upon under root R1 R2 C3 C4. Yes, by comparing it we can find the value of omega c and alpha, ठीक है। क्योंकि AF की वैल्यू तो हमें पता ही है, AF तो हमारा ये 1 प्लस RF बाय R है ही पहले से ही। तो अगर हम ओमेगा सी को कंपेयर करते हैं तो ओमेगा सी की वैल्यू जो आती है कंपैरिजन से वो क्या आती है? ओमेगा सी इज इक्वल टू, सॉरी इट इज़ 1 अपॉन रूट में R1 R2 C3 C4, और ओमेगा किसके इक्वल होता है बच्चे? 2 पाई एफ के इक्वल होता है। 2 पाई एफ सी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ R1 R2 C3 C4। तो एफ सी क्या हो जाएगा इसका? आपकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी? 2 पाई R1 R2 C3 C4। और अगर आप यहाँ पर ये एज्यूम कर ले कि मेरा जो R1 है वो R2 के इक्वल है ना, और C1 जो है C3 जो है वो C4 के इक्वल है, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू? एफ सी इज इक्वल टू कट ऑफ फ्रिक्वेंसी किसके इक्वल आ जाएगी? 1 अपॉन 2 पाई आर सी के इक्वल आ जाएगी। अगर आप ध्यान से देखें
तो ये वही कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो आपकी फर्स्ट ऑर्डर में भी आती है। अगर आप फर्स्ट ऑर्डर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को निकाल के देखें तो आपके पास यही टर्म आती है, लेकिन अगर आप सेकेंड ऑर्डर के लिए निकालते हैं तो आपके पास सेम आती है जब आप ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए इस कंडीशन को यूज़ करते हैं। जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे या जितने भी डिज़ाइनिंग की प्रॉब्लम्स हम करेंगे वहाँ पर हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे। इज इट ओके? अभी हमने सिर्फ FC की वैल्यू को फाइंड आउट करा है। यहाँ पर एक नई टर्म आपने देखी है, दैट इज अल्फा। अल्फा क्या है? अल्फा एक डैम्पिंग कोफिशिएंट है, ठीक है, इस डैम्पिंग कोफिशिएंट है अल्फा। और अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो अल्फा की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है R1C4 प्लस R2C4 प्लस R1C3 1 माइनस AF अपॉन R1 R2 C3 C4। अब आप मुझे खुद बताएंगे कि अगर मैं R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R रख दूँ और C3 इज इक्वल टू C4 इज इक्वल टू C रख दूँ, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा? प्लीज फाइंड आउट। बताइए मुझे क्या आएगी वैल्यू अल्फा की? रिया बताओ बच्चे क्या आएगी? यस मैम, 1 मिनट बता रही हूँ। हाँ 3 minus AF. हाँ 3 माइनस माइनस AF. 3 minus AF. वेरी गुड, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। 3 माइनस AF इज द करेक्ट आंसर। अब जब भी हम न्यूमेरिकल में करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास इस अल्फ़ा की वैल्यू भी होनी चाहिए। लेकिन अल्फ़ा की वैल्यू जो होती है ये हमने अलग अलग फिल्टर्स के लिए अलग अलग तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। अल्फ़ा के बेस पे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, बेस्ड ऑन दिस अल्फ़ा हमने यहाँ पर फिल्टर्स को अलग अलग क्लासिफाई करा है, ठीक है। अगर मैंने ये बोला अगर कोई अल्फ़ा है जिसकी वैल्यू 1.414 है तो ये कैसा फ़िल्टर हो गया? इसका नाम है बटरवर्थ फिल्टर, ठीक है। अगर अल्फ़ा की वैल्यू कुछ XYZ हो गई सपोज, वो जो फिल्टर है वो दूसरा फिल्टर है जो है चेबशेव फिल्टर, ठीक है। बटरवर्थ है, चेबशेव है और एक और फिल्टर है, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ यही है। एक्चुअली बस हम मतलब काफ़ी बड़े स्केल तक भी हम सिर्फ बटरवर्थ फिल्टर को यूज़ करते हैं। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि भाई बटरवर्थ फिल्टर डिज़ाइन, अगर आपको पता भी नहीं है कि कौन सा फिल्टर डिज़ाइन करना है, तो आप आंखें बंद करके ये मान लीजिएगा कि उसने ये बटरवर्थ फिल्टर के लिए बात करी है, और बटरवर्थ फिल्टर के लिए अल्फा की वैल्यू जो होती है वो 1.414 होती है। इज इट ओके? इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. ठीक है। और जब आप V0/V in की अगर हम बात करें, जो हमने निकाला उसका रेशियो, अगर आप उसको गेन की टर्म्स में निकालते हैं, दिस इज द मैग्नीट्यूड, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वो क्या आता है? 1 प्लस F/FC की पावर 4, ठीक है। इसका मतलब क्या है? और ये जो है AF आपका जो गेन है, अगर आप इसका क्या बनाते हैं? फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स बनाते हैं, तो आप ये समझ लीजिए ये कुछ इस तरीके से आएगा। लो पास के लिए ये आपका मैक्सिमम गेन होगा। इसका जो 70% वाला जो मैंने कंसेप्ट बताया था, उससे आप क्या निकाल लेंगे? इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इट इज़ 0.707% ऑफ द मैक्सिमम गेन। मैक्सिमम गेन का 0.70% ये हो गया। और ये जो स्लोप है, ये स्लोप क्या होगा इस बार? ये स्लोप होगा -40 dB पर डिकेड। अगर आपको याद हो जो मैंने फर्स्ट ऑर्डर कराया था, दिस इज़ फॉर सेकेंड ऑर्डर। अगर मैंने बात कर रहा था फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो आ रहा था वहाँ पर ये स्क्वायर वाली टर्म आ रही थी, अगर आपको याद हो तो। दिस इज़ फॉर सेकेंड ऑर्डर,
ठीक है। लेकिन अगर आपको याद हो कि फर्स्ट ऑर्डर में कैसी आ रही थी, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर आप निकालें तो वो कुछ इस तरीके से आती है, स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये स्लोप होता है वो होता है -20 dB पर डिकेड। ठीक है, -20 dB पर डिकेड का मतलब है कि ये लाइन कुछ यहाँ पर हो, -20। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं बता रही थी आपको, जैसे जैसे मेरा ऑर्डर जो है इंक्रीज होगा, वैसे वैसे मेरा जो स्लोप है वो भी इंक्रीज होगा। स्लोप इंक्रीज होगा इसका मतलब क्या है, ये मेरा कहाँ पर मूव करेगा, आइडियल कंडीशन की तरफ मूव करेगा। तो जैसे अभी ये -20 है, फिर क्या हो जाएगा -60, -80, -100। और अगर आप इसको किसकी टर्म्स में 3 ऑर्डर 4 ऑर्डर बना रहे हैं, तो जितना ज़्यादा ऑर्डर होता है उतना ही ज़्यादा मेरा क्या होता है, स्लोप होता है। तो आई होप ये वाली चीज़ आपको क्लियर हो गई है। इज इट ओके? इज इट ओके? यस मैम। चलिए फटाफट हम इसका एक फिल्टर डिजाइनिंग का न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं, और इसका उल्टा जो भी कहानी है वो हमारी किसकी होगी, हाई पास की कहानी होगी। वो आप एक बार देख लीजिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। ठीक है, फिल्टर डिजाइनिंग फॉर सेकेंड ऑर्डर। यहाँ पर मैं अभी लो पास के लिए ही डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, वैसे तो स्टेप्स तो कॉमन ही है। क्या सबसे पहले आपको क्या चूज करनी है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो सकता है कि वो क्वेश्चन में गिवन हो, क्वेश्चन में गिवन हो। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, चूज योरसेल्फ। कोशिश करिएगा इसको आप किलोहर्ट्ज में ही लेने के लिए। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है कि आपको ये सेट करना पड़ेगा कि आपका जो R1 रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R2 रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R होना चाहिए, और C3 रेजिस्टेंस C4 इज इक्वल टू C होना चाहिए। और आपको क्या करना है, C की वैल्यू को लेस देन 1 माइक्रोफैरेड आपको चूज करना है, चूज करना है। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, F इज इक्वल टू 1/2 पाई RC की वैल्यू जब आप रखेंगे, आपको F भी पता है, C भी पता है, यू नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ R। वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे आप R की। उसके बाद आपको R और C का नीचे वाला जो उस चीज़ें हैं उनकी वैल्यू तो पता चल गई, लेकिन अभी आपको RF जो फीडबैक रेजिस्टेंस है और जो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसकी वैल्यू आपको नहीं पता चली है। उसकी वैल्यू नहीं पता चली है, वो आपको कैसे पता चलेगी, अल्फा इज इक्वल टू 3 माइनस AF है। अल्फा आपको क्या चूज करना है, 1.414 चूज करना है, और यहाँ पर 3 माइनस AF। तो AF की वैल्यू क्या आ जाएगी, बताओ जरा मुझे। 1.586 1.586 आ जाएगी। और AF किसके इक्वल होता है, 1 प्लस RF RF बाय अपॉन R। R1। तो R1 और RF में क्या रिलेशन आ जाएगा, RF इज इक्वल टू 0.586 टाइम्स ऑफ R1। R1 नहीं है, सॉरी, ये हम इसको R मैंने दिखाया है हर जगह, इसको आप R ही रहने दीजिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, R की वैल्यू को सेलेक्ट कर लेंगे, which should be less than or equal to 100 किलो ओम। और R की वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ RF। RF की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे। RF की वैल्यू जब आप फाइंड आउट कर लेंगे तो लास्ट स्टेप क्या है, ड्रॉ द सर्किट। सर्किट आप ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, फटाफट मैं क्वेश्चन दे रही हूँ। राइट डाउन, सब लोग कर रहे हैं। डिजाइन अ सेकेंड ऑर्डर लो पास फिल्टर एट अ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 किलोहर्ट्ज। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ स्टेप नंबर 1 क्या है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है जो आपने ले ली 1 किलोहर्ट्ज।
ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है कि आपने ये चूज़ कर लिया कि C3 इज इक्वल टू C4 और आपने इसकी जो वैल्यू ले ली है दैट इज़ 0.0047 माइक्रोफैरड आपने इसकी वैल्यू ली है। आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आप जनरली कुछ बुक्स में ऐसा दिया हुआ है क्योंकि ये कुछ जो वैल्यूज़ हैं ये आपकी प्रैक्टिकल वैल्यूज़ हैं, इसीलिए हमने इन वैल्यूज़ को लिया है। C3 C4 की वैल्यूज़ रखने के बाद बाय यूजिंग द फॉर्मूला FC इज इक्वल टू 1/2 पाई RC, आप R की वैल्यू बताइए क्या आ रही है? 33.86। वेरी गुड, 33.86 किलो ओम। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? अब हमें RF और स्टेप ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। 4 स्टेप में जो था वो था हमारा RF इज इक्वल टू 0.586 ऑफ R1। ठीक है, R1 की वैल्यू को आपको चूज़ करना है। लेट मैंने R1 की वैल्यू को चूज़ कर लिया है 27 किलो ओम, ये मैंने लेट किया है। ठीक है, अब आप RF की वैल्यू बता सकते हैं, क्या आ रही है फीडबैक की वैल्यू? मैम 15.82। वेरी गुड, 15.82 किलो। किलो। उसके बाद जो लास्ट स्टेप क्या है वो आपका है सर्किट डिज़ाइन करने का, सर्किट को ड्रॉ करने का। सर्किट ड्रॉ करने के लिए आपको पता है एक ओप एम्प लगाना है, प्लस माइनस की सप्लाई देनी है। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। प्लस माइनस जो है ये रेजिस्टेंस लगा दिया आपने। यहाँ पर क्या है आपका कैपेसिटेंस है, ये रेजिस्टेंस है, फिर एक कैपेसिटेंस है, फिर एक रेजिस्टेंस है। पहला वाला कैपेसिटेंस ग्राउंड है, दूसरा वाला कैपेसिटेंस जो है फीडबैक में कनेक्टेड है, और यहाँ पर ये वी इन है या एक ग्राउंड। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी आ रही है? चूज़ करी थी हमने 27 किलो ओम। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारी? 15.82 किलो ओम। सी की वैल्यू हमने चूज़ करी थी 0.0047 माइक्रोफैरड, ये भी इतनी ही वैल्यू है 0.0047 माइक्रोफैरड। और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करी थी ये आ रही थी 33.86 किलो ओम, और ये आ रही है 33.86 किलो। ठीक है, ये आपका आउटपुट हो गया। ये आपका सेकेंड ऑर्डर का फिल्टर हो गया। कौन सा फिल्टर है ये? लो पास फिल्टर है, प्लस अगर ये बोला जाए तो हम इसको बोलेंगे इट इज ए सेकेंड ऑर्डर बटरवर्थ लो पास फिल्टर। सेकेंड ऑर्डर बटरवर्थ लो पास फिल्टर। मैम हाँ जी। मैम इसमें R1 हमेशा 27 ही फिक्स चूज करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन जो है मेरे पास इसका आंसर ऐसे दिया हुआ था क्योंकि हो सकता है ये प्रैक्टिकल वैल्यूज हो, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। मैम है? क्या रेंज लेंगे उसका, मतलब अगर 1 2 चूज कर लें तो किलो 1 किलो? हाँ, 1 किलो ओम 2 किलो ओम करके सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये डिजाइनिंग के क्वेश्चन है, हर बच्चे का आंसर अलग हो सकता है, जो देखा जाएगा दैट विल बी योर स्टेप्स। और देख लेना अगर सेशनल में सबने सेम ही लेके करा ना तो कट कर दूंगी मैं। ठीक है, यस मैम। अच्छा अब जो है इसकी ट्यूट शीट अवेलेबल है आपकी जो टीम्स है वहाँ पर एक फ़िल्टर की ट्यूट शीट अवेलेबल है, आपके पास एक दिन का टाइम है, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। और ये एक होमवर्क का छोटा सा क्वेश्चन है जो कि मेरा हाई पास से रिलेटेड है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आप इसको प्लीज़ ट्राई करिएगा, बिल्कुल सेम वैसे ही होना है। डिज़ाइनर सेकेंड ऑर्डर बटरवर्थ हाई पास फिल्टर। यहाँ पर भी इसने कट ऑफ फ्रिक्वेंसी जो है 2 किलोहर्ट्ज़ चलिए ले लीजिएगा। और मैं बता दूँ आंसर चेक करने के लिए, सी की वैल्यू सब लोग 1 माइक्रोफैरड ले लेना या 0.1 ले लेना, और आर की वैल्यू जो है वो आप 10 किलो ओम ले लेना, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। इज़ इट ओके? अगर किसी को कोई डाउट है, जिस बच्चे को डिज़ाइनिंग में प्रॉब्लम थी वो मुझे कुछ कोई किसी को अब डाउट है, वहाँ पर भी बिल्कुल सेम करते हैं। कट ऑफ फ्रिक्वेंसी दी हुई होती है, कैपेसिटेंस की वैल्यू को चूज़ कर लेते हैं, रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, और 1 प्लस आर एफ बाय R1 के फॉर्मूले से
वहां पर निकाल लेते हैं। वहां पर जो था वहां पर पास बैंड गिवन होता है फर्स्ट ऑर्डर के केस में, सेकंड ऑर्डर के केस में ये AF की वैल्यू गिवन नहीं थी, अगर आपको याद हो तो। ये रहा, ये फर्स्ट ऑर्डर में यहाँ पर देखो ये चीज गिवन थी, पास बैंड गेन गिवन था, ये AF की वैल्यू गिवन है यहाँ पे। लेकिन सेकंड ऑर्डर में AF की वैल्यू गिवन नहीं होती, वो हमें टाइप ऑफ फिल्टर के हिसाब से निकालनी होती। इज इट ओके? और किसी को कोई डाउट है तो दे कैन आस्क मी, अदरवाइज यू कैन लीव, आई विल मार्क योर अटेंडेंस। मैम ऊपर वाले में RF R1 हमेशा सेम आएगा या फिर डिफर भी कर सकता है? बेटा डिफर ऊपर वाले में कब, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर? यस मैम। फर्स्ट ऑर्डर में डिपेंड करेगा कि आपका पास बैंड गेन क्या है। ओके। अगर भाई पास बैंड गेन जो है यहाँ पर मैं दिखा दूँ, ये रहा पास बैंड गेन 2 था, इसीलिए ये इक्वल आ रहा था। अगर ये 3 होता तो 3 - 1 2, तो RF जो है वो RF 2 टाइम्स हो जाता R1 के, जैसे कि इस क्वेश्चन में हो रहा है। यहाँ पे AF की वैल्यू 3 दे रखी है, ठीक है। बस कोई फिक्स नहीं है, आपको बस इनकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है उसको ध्यान रखना है कि भाई 100 किलो ओम से मुझे कम लेना है, बाकी सारे स्टेप्स जो है सेम है। इज इट ओके? यस मैम। मैम सेकंड ऑर्डर हाई पास फिल्टर है ना ये? मैंने जो क्वेश्चन दिया है यस मैम। न्यूमेरिकल वाला, यस मैम। हाँ ये सेकंड ऑर्डर हाई पास है, आप उसमें लिखा हुआ भी है डिजाइनिंग करने के लिए। हाँ ओके मैम। लेकिन ये याद रखना ये बटर वर्थ हैं सारे, ठीक है। ओके मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होना कि क्वेश्चन में इसने AF तो दे नहीं रखा तो सॉल्व कैसे करेंगे हम। AF की वैल्यू वो देगा नहीं, आपको खुद ही फाइंड आउट करनी है इसके हिसाब से, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है तो दे कैन आस्क मी, अदरवाइज यू कैन लीव।